हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज़ राजीव अहीर। आज के इस सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बाकी फीचर्स हैं मैसिव आर्किटेक्चर के और स्कल्पचर्स के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इनके अलावा और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर की, उन्हें इन डिटेल स्टडी करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम अभी तक जो फीचर्स पढ़ पाए हैं वो बेसिक फीचर्स थे। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमने पढ़ा आर्ट किस शब्द से निकला है, आर्किटेक्चर किस शब्द से निकला है। हमने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े जैसे सिटाडेल और लोअर टाउन। हमने प्लैन्ड टाउन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है उसमें कुछ और चीज़ें देखी, जैसे एक मैसिव फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड वॉल हमने नगर के बाहर देखी, जिसके अंदर उस पूरे सेटलमेंट या हैबिटेशन को कवर किया जाता था। आज की क्लास में कुछ नए फीचर्स को हम स्टडी करने वाले हैं। उन नए फीचर्स को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे जैसे हमने कल स्टडी किया था। शुरू करते हैं आज की क्लास में उन फीचर्स को जिनके बारे में कल हमने चर्चा नहीं की थी। आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि टाउन जो है वो चेस ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। चेस ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, इसका मतलब ये था कि जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। मतलब ये एक ग्रिड पैटर्न कहलाता है। इसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, जहां रोड्स और स्ट्रीट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये था पैटर्न नगर का सिंधु घाटी सभ्यता में। हमने इसमें सिटाडेल और लोअर टाउन को डिफरेंशिएट किया था। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज विद इंस्पेक्शन होल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न पाया गया है। कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये है कि सभी नालियों को पूरी तरीके से ढका गया है। इनकी कवरिंग की गई है बर्न्ड ब्रिक से, पकी हुई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के ड्रेनेज पैटर्न में जो हमने फीचर देखा था वो उस वक्त की कंटेम्प्रेरी किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया। एक नॉसिस ऑफ क्रीट, एक छोटी सी सिविलाइजेशन है, वहाँ पर कुछ प्रमाण हमें ड्रेनेज पैटर्न के मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके एक इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको हम कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। नालियाँ पकी हुई ईंटों से पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। इनके अतिरिक्त वो अंडरग्राउंड बनाई गई हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। तो तीन फीचर हमारे पास हो गए। पहला फीचर हुआ कि ये फुल्ली कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न है, पूरी तरीके से ढके हुए हैं। दूसरा हुआ कि ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज है। और तीसरा, इनमें इंस्पेक्शन होल्स बने हुए हैं, यानी इनमें सेस्पिट्स बने हुए हैं। सेस्पिट्स बने हुए हैं रेगुलर इंटरवल पे। बड़ी और चौड़ी नालियों को साफ करने के लिए उनमें लूज कवरिंग लगाई गई है। वो लूज कवरिंग टॉप कवर पे, जिसको उठा के हटा दिया जाता है, जिसको लिड या ढक्कन के प्रकार का हम मानते हैं। आजकल की भी नालियों में, बड़ी और चौड़ी नालियों में सर्कुलर या स्क्वायर शेप्ड लिड या कवरिंग होती है जो लूजली फिटेड होती है, जिसको उठा के हम नालियों को साफ करते हैं और नालियां साफ करने के बाद वापस उनको उन्हीं के यथास्थान पर रख दिया जाता है। कुछ इस प्रकार के टॉप कवर्स जो लूजली फिटेड हैं, इस प्रकार के हमने कवरिंग्स सिंधु घाटी सभ्यता में देखे। संभवतः उन इंस्पेक्शन होल्स का इस्तेमाल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और नालियों की साफ सफाई रेगुलर बनी रहे, इसके लिए किया जाता होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ड्रेनेज पैटर्न है वो फुल्ली कवर्ड है, वो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनमें इंस्पेक्शन होल्स हैं, उनमें सेसपिट्स बनाए गए हैं। ये अलग अलग 3 से 4 विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की हुई। यहाँ पर बहुत फोकस रखा गया है हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन दोनों। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों का ध्यान रखा गया है कि नालियाँ साफ रहें, पानी बहता रहे। पानी अगर स्टोर रहेगा या फिर नालियों में सिल्टिंग जमा हो जाएगी तो ये पानी का बहाव रुक जाएगा और हो सकता है मच्छर पैदा हो और इनसे कई सारी बीमारियां और स्मेल, बदबू आने लगेगी। इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए, हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए ये फोकस किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में। और गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। हमने ये चीज़ पुरानी क्लासेस में भी देखी थी। इसके अलावा आज की क्लास में ये और समझना है कि ये जो नालियाँ हैं, ये नालियाँ सभी बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई हैं।
बर्न्ट ब्रिक्स की, और इनमें मोर्टार और जिप्सम की सीलिंग है, मोर्टार प्लस जिप्सम की कोटिंग है। अगर हम इन बर्न्ट ब्रिक को, पकी हुई ईंटों को एक कोटिंग दे देंगे और वो कोटिंग मोर्टार और जिप्सम की होगी, तो ये ईंटें वाटरप्रूफ ईंटें बन जाएंगी। इन वाटरप्रूफ ईंटों को यूज़ करने से लीकेजेस या सीपेजेस नहीं होंगे, और घरों में हमें दूर दूर अलग अलग स्थानों पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कहीं भी कोई लीकेज हुआ है। तो जो लोअर मिडिल क्लास के घर भी होते थे, उनमें जो बाथरूम्स बनी हुई होंगी, उनके अलावा जो नालियाँ बनी हुई होंगी, इन नालियों और बाथरूम में इस पकी हुई ईंट का इस्तेमाल होगा। भले ही अपने घरों में ये सन ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल करें, उन ईंटों का इस्तेमाल करें जो पकी हुई नहीं है, जिनमें कोटिंग नहीं है, जो वाटरप्रूफ ईंटें नहीं है, क्योंकि शायद ये अफोर्ड न कर पाते हों, लेकिन बावजूद इसके नालियों में और बाथरूम में ये पकी हुई वाटरप्रूफ ईंटों का ही इस्तेमाल करेंगे। इन नालियों में जो आपको इमेज दिख रहा है, इनमें भी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। बर्न्ट ब्रिक्स जो वाटरप्रूफ है, मोर्टार और जिप्सम की सीलिंग से कोटेड है, इन ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने अपनी नालियों में किया है। ये नालियाँ जो हैं घर के बाहर पानी को ले जाती हैं, यानी घर की बाथरूम से जो पानी निकलेगा वो रोड के किनारे बनी हुई नालियों में गिरेगा, और ये पानी फाइनली शहर के बाहर बड़ी नालियों के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सिस्टम बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अन्य फीचर्स में हमारे पास सिटी वॉल्स पाई गई हैं, मैसिव फोर्टिफिकेशन पाया गया है, किलेबंदी पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की। जिन नगरों में हैबिटेशंस पाए गए हैं, नगर पाए गए हैं, उनके बाहर फोर्टिफिकेशन या फिर किलेबंदी की मोटी और मजबूत दीवार पाई गई है। जिन मजबूत दीवारों के साथ साथ बड़े और चौड़े दरवाजे, गेटवेज भी पाए गए हैं। संभवतः ये व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए, और सबसे ज़्यादा बाढ़ से बचाने के लिए इन मैसिव गेट्स का और फोर्टिफाइड वॉल, किलेबंदी की इन मजबूत दीवारों का इस्तेमाल इन उद्देश्यों के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो हर एक भाग है इस नगर का, उसमें भी एक ईंटों की दीवार उनको सेपरेट करती है। और ये पहले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो नगर होगा, ये जो हैबिटेशन होगा, इसमें सिटाडेल, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये तीनों सेक्शंस एक ईंट की दीवार से अलग अलग किए जाएंगे, सेग्रीगेट किए जाएंगे। ये फीचर हमें इस बात की जानकारी देता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज का स्तरीकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया। अलग अलग स्तर लोगों के लिविंग पैटर्न का है, रहन सहन का है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी साइट्स में हमें सिटाडेल जो है वो काफ़ी मोटी दीवारों से और चौड़ी दीवारों से प्रिपेयर्ड मिला है। हमने देखा था कि सिटाडेल जो है वो काफ़ी ऊंचे भवन होते हैं, 40 से 50 फीट ऊंचे लोअर टाउन की तुलना में, और नॉर्मली वेस्ट साइड होते हैं। हमने कालीबंगन और मोहनजोदड़ो ऐसी कई साइट्स में सिटाडेल देखे हैं, और सिटाडेल को हमने एक कॉमन फीचर का रूप दिया है। इसके अलावा कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो हमारी लोअर साइट्स थी। लोअर साइट्स का मतलब है वो साइट्स जो 5 एकड़ या उससे कम की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कोटदीजी और जैसे अमरी। इन साइट्स में कोई भी फोर्टिफिकेशन वॉल या किलेबंदी की दीवार नहीं पाई गई है। लोथल जो हमारे पास एक साइट थी गुजरात में, यहाँ पर कोई भी सिटाडेल और लोअर टाउन में डिफरेंस या फिर ऐसा कोई करेक्टरिस्टिक नहीं पाया गया है। ये एक्सेप्शंस हैं। तो हमारे पास ये जो पैटर्न हमने पढ़ा था सिटाडेल लोअर टाउन का, फोर्टिफिकेशन वाली दीवार का, किलेबंदी की दीवार का, अपर और लोअर टाउन्स का, ये 3 स्थानों पर नहीं पाया जाता है। पहला अपवाद हमारा हुआ छोटी साइट्स जो लेस देन इक्वल टू 5 हेक्टेयर है। 5 हेक्टेयर से छोटी या बराबर की साइट्स जो हैं, जैसे कोटदीजी और अमरी, इन साइट्स में कोई फोर्टिफिकेशन वॉल नहीं पाई गई है। दूसरा,
लोथल जो साइट हमारी गुजरात में है, यहाँ सिटाडेल और लोअर टाउन में जो शहर है वो नहीं बटा हुआ है। तीसरी हमारी साइट है सुरकोटड़ा, ये भी हमारी गुजरात में कच्छ में पड़ती है। यहाँ पर सिटाडेल और लोअर टाउन को दो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि हमने जो पैटर्न देखा था उसके हिसाब से सिटाडेल जो है वो काफ़ी ऊंचे होंगे, उनका एरिया कम होगा, लोअर टाउन का एरिया ज़्यादा होगा। तो ये हमारे तीन अलग अलग एक्सेप्शंस या अपवाद माने जा सकते हैं। अब अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जरा स्ट्रीट्स और गलियों को देखते हैं। हमने देखा था ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में इन गलियों को बांटा गया था ग्रिड पैटर्न पे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। ये काफ़ी चौड़ी गलियां, चौड़ी सड़कें होती हैं, जिनमें लगभग 2 बैलगाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं। अब काम की चीज़ ये है कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल इस प्रकार से 90 डिग्री पे आप लिटरली नहीं ले सकते कि हमने पैमाना लगाया और पैमाना लगा के एकदम सीधी रेखा में इसको 90 डिग्री के कोण पे काट दिया। हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से इन सभ्यताओं का कोई फोटो लोगे तो आपको मोटा मोटा इन जनरल ऐसा एक ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री पे काटता हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई स्ट्रिक्ट डिवीज़न ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप इन जनरल आम तौर पे देखना चाहो तो मोटा मोटा इस प्रकार का जो ग्रिड पैटर्न है उससे ये मिलता जुलता है। अब ये जो नालियाँ हैं, ये जो गलियाँ हैं, इन गलियों की तरफ दरवाजे खुलते थे, ऐसा हमने एक फीचर पढ़ा था कि जो रोड्स और दरवाजे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हैबिटेशंस के अलग अलग साइट्स के, वो दरवाजे रोड साइड नहीं खुलते हैं, वो दरवाजे गलियों की तरफ खुलते हैं। वो खिड़कियाँ, विंडोज़ गलियों की तरफ खुलती हैं, ना कि रोड की तरफ। इसके अलावा ड्रेन पैटर्न हमने पढ़ा, जो ड्रेनेज पैटर्न काफ़ी एक पॉपुलर पैटर्न था, जिसमें कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न रहेगा, अंडरग्राउंड पैटर्न रहेगा और इनमें इंस्पेक्शन होल्स रहेंगे। ऐसे लूजली फिटेड कवरिंग्स रहेंगी जिनको उठा के आप नालियों को साफ़ कर सकते हैं और नालियाँ साफ़ करने के बाद उन कवरिंग्स को दोबारा यथास्थान पर रख सकते हैं। हमने सेस्पिट्स को भी उन स्थानों पर देखा था। अब एक एक अन्य फीचर जो हमें सिटाडेल वाले रीजन में मिलेंगे उनको उठाते हैं, उनको इन डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे हमें सिटाडेल में सभी पब्लिक बिल्डिंग्स को देखा था कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी जैसे ग्रेट बाथ या विशाल अन्नागार या फिर 20 पिलर्ड हॉल्स, ये सभी पब्लिक बिल्डिंग्स सिटाडेल वाले रीजन में देखने को मिलेंगी। तो जो ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यहाँ पर हमें एक इंजीनियस हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एक पब्लिक बाथ की तरह यूज़ होता होगा और शायद रिचुअल क्लींजिंग या रिचुअल बाथिंग के लिए इस स्थान का इस्तेमाल किया जाता होगा। पवित्र डुबकी लगाने के लिए पब्लिक के लिए ये स्थान होगा, यानी ये ग्रेट बाथ जो है वो किसी न किसी धार्मिक कार्य के लिए यूज़ होता होगा, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता होगा, ऐसा हमें अनुमान मिलता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक चौड़ा सा जो पूल बना होगा, उस पूल को जो पानी मिलेगा वो पानी बगल में बने हुए एक कुएं से मिलेगा। इस पूल का जो गंदा पानी होगा उस गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था होगी। ये गंदा पानी बाहर नालियों में जाएगा और नालियों से होता हुआ ये गंदा पानी जो है वो बाहर मेन ड्रेनेज पैटर्न में गिरेगा और शहर के बाहर जाएगा। पुराने जो सिटी के ड्रेनेज पैटर्न को हमने डेवलप किया था उसी में ये पानी जाकर गिरेगा और फिर बाहर भेज दिया जाएगा। हमने जो देखा था कुआं जो इसके पास बना है, वो कुआं इस पानी को कहाँ भेजेगा, वो कुआं वो उस कुएं से बगल में बने एक कुएं से फ्रेश वाटर इस पूल में ग्रेट बाथ में लाया जाएगा और ग्रेट बाथ का पुराना गंदा पानी ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। ये हुआ एक फीचर। इसके अलावा इसके आसपास हमें कई सारे कमरे मिले हैं, कई सारे रूम्स मिले हैं। हो सकता है ये चेंजिंग रूम्स हो और हो सकता है कि सर्वेंट्स के रहने के लिए इन रूम्स का इस्तेमाल किया जाता हो। प्लस हमें इस ग्रेट बाथ में सीढ़ियाँ मिली हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से हम इस ग्रेट बाथ में नीचे उतरते हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या मिला, हमें इस पूल में कई सारे पूल के आसपास रूम्स मिले हैं जो चेंजिंग रूम्स और साइड रूम्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
हमें फ्लाइट ऑफ स्टेप्स यानी स्टेयर केसेस सीढ़ियाँ मिली हैं जिनसे चढ़ के जा सकते हैं। पूल का जो पानी है वो पानी बगल में बने एक कुएं से प्राप्त किया जाता है। जो गंदा पानी है वो ड्रेन आउट करके शहर के बाहर नालियों के माध्यम से ले जाया जाता है और उस पूल में जो साफ पानी आता है वो साफ पानी मिलेगा कहाँ से? वो साफ पानी मिलेगा हमें उसी कुएं से। एक नज़र डालते हैं इस ग्रेट बात पे और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से हमने इसको पढ़ा उस प्रकार से कौन कौन से फीचर्स आते हैं। ये जो ग्रेट बात का ये जो सरफेस है, पूल का सरफेस, इस सरफेस से बिल्कुल भी पानी आज भी लीक नहीं होता। यानी इसका जो सरफेस है वो बाकी स्थानों की तरह वाटरप्रूफ ईंटों से बनाया गया है। यानी वो पकी हुई ईंट हैं जिन पे जिप्सम और मोर्टार की कोटिंग होती है। दूसरा फीचर था कि यहाँ पर स्टेयर्स मिली हैं, सीढ़ियाँ मिली हैं। और तीसरा फीचर है यहाँ पर साइड रूम्स मिले हैं। इन साइड रूम्स को चेंजिंग रूम्स की तरह यूज़ किया जाता था और साथ ही साथ रहने के लिए यूज़ किया जाता था। संभवतः यहाँ जो सर्वेंट क्लास के लोग हैं वो रहते होंगे। इसके अलावा हमने इसके बगल में एक कुआं देखा था। उस कुएं से फ्रेश वाटर इस पूल में लाया जाता था और इसका गंदा पानी ड्रेन आउट कर कर बाहर नालियों में डाल दिया जाता था। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स हैं जरा एक नज़र डालते हैं फटाफट। हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हमें ग्रेनरीज अन्नागार मिले हैं। अन्नागारों में मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? इसमें अनाज सड़े ना इतने बड़े अन्नागारों में, इसलिए इनमें एयर डक्ट्स बनाए गए हैं, वायु की नलिकाएं बनाई गई हैं, वायु नलिकाएं बनाई गई हैं। साथ ही साथ रेज्ड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया गया है जिस ऊंचे प्लेटफॉर्म पे इस ग्रेनरी को विशाल अन्नागार को रखा जाएगा। तो दो फीचर्स हो गए। पहला फीचर हुआ एयर डक्ट्स का निर्माण किया गया है अन्नागारों में। दूसरा इन्हें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। ये जो अन्नागार हैं हड़प्पा से हमें 6 ईच की दो हमें रो मिलती हैं। यानी 6 और 6 के दो अन्नागार मिलते हैं हमें। और मोहनजोदड़ो से हमें बहुत बड़ी एक इमारत मिलती है जो संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं। इसके अलावा हमें पिलर्ड हॉल मिले हैं। लगभग 20 पिलर्स का एक हमें हॉल मिला है। इस हॉल में 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसी 4 रो मिली हैं 5 5 पिलर्स की, जो टोटल मिलाकर 20 पिलर्ड हॉल बनाता है। इसमें 5 रोज मिली हैं 5 5 ईच की और एक लार्ज रूफ को सपोर्ट करने के लिए इन पिलर्स का यूज़ किया जाता था। अब ये जो 20 स्तंभों वाला हॉल है इसको यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाता होगा? संभवतः जुडिशियल पर्पस के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए, या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, राजनीतिक, जुडिशियल, या फिर इसको संभवतः प्रशासनिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा यूज़ किया जाता होगा या फिर एज अ सेक्रेटरिएट, सचिवालय के रूप में इसको यूज़ किया जाता होगा। तो हमें 3 चीज़ें मिली, ग्रेट ग्रीनरी मिली और उसके साथ साथ हमें 20 पिलर्ड हॉल मिला। ये रहा आपका 20 पिलर्ड हॉल। एक नज़र 20 पिलर्ड हॉल पे डालते हैं। ये हमें 5 की रो में 20 पिलर्स का एक हमें मिला है हॉल। इस हॉल में 20 स्तंभ पाए गए हैं। 5 5 की रो है 4, टोटल मिला के 5 गुणा 4 बने 5 गुणा 4 4, ये बन गए 20 पिलर्स, 20 पिलर्स। 5 अलग अलग रोज में हमें 4 पिलर ईच मिले हैं तो 20 स्तंभों वाला एक हॉल हुआ। अब इस हॉल को ये लोग पॉलिटिकल पर्पस के लिए या एग्जीक्यूटिव पर्पस के लिए या जुडिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे। तो आज हमने 3 फीचर्स पढ़े। पहला फीचर हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से सिटी वॉल्स का निर्माण हुआ, फोर्टिफाइड वॉल्स का, किलेबंदी वाली दीवारों का, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की नालियाँ बनाई गईं, कैसा ग्रिड पैटर्न था, नालियों की क्या विशेषता थी, वो अंडरग्राउंड थे, उनमें इंस्पेक्शन होल्स थे, उनमें सेस्पिट्स बनाए गए थे, लगातार उनमें साफ सफाई रहे इसलिए इंस्पेक्शन होल्स का यूज़ किया गया था। मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल जिसे सिटी वॉल बोलते हैं वो बनाई गई थी।
इसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रिक वॉल्स बनाई गई थी। ब्रिक वॉल्स की यूज से अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशंस विजिबल हुए, वो हमने देखे। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो ग्रिड पैटर्न है वो परफेक्टली पैमाना लगा के बिल्कुल 90 डिग्री पे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हाँ, इन जनरल हम ऐसा मान सकते हैं। ऐसा नहीं मान सकते कि सभी गलियों में या सभी सड़कों में सीधा 90 डिग्री का एक कोण बनता है। ये एग्जेजरेशन हो जाएगा और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप एरियल व्यू से इमेजेस देखोगे तो मोटा मोटा इन जनरल आप बोल सकते हो कि हाँ, ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा हमने स्ट्रीट्स में देखा कि कोई ईंट जो है उसको हमने वाटरप्रूफ बर्न्ट ब्रिक का नाम दिया कि ऐसी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ईंटें जिप्सम और मोर्टार की कोटिंग से हैं, ताकि लीकेजेस पानी का ना हो। हमने पब्लिक बिल्डिंग्स में ग्रेट बाथ को स्टडी किया। ग्रेट बाथ में हमने देखा कि ये शायद रिचुअल क्लींजिंग या रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेट बाथ में पानी आज भी लीक नहीं होता है उस पूल से। इतना वाटरप्रूफ पूल बना हुआ है। ये वाटरप्रूफ ईंटों से ही बना हुआ है, जो हमने बार बार जिक्र किया। इसमें हमने बगल में एक साइड वेल देखा, कुआं देखा, जिसे फ्रेश वाटर पूल में डाला जाएगा और पूल का गंदा पानी ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था भी देखी। हमने मोहनजोदड़ो में पाई गई इस ग्रेट बाथ में हमने स्टेयर्स देखी, सीढ़ियाँ देखी, वाटरप्रूफ पूल देखा, हमने स्टेयर्स देखी, साइड में रूम्स देखे जो चेंजिंग रूम्स के लिए चेंजिंग रूम्स की तरह यूज़ किए जाते होंगे, और शायद वो वहाँ के सर्वेंट क्लास के लोगों के रहने के लिए भी यूज़ किए जाते होंगे। तो ये सारे फीचर्स हमारे ग्रेट बाथ के हुए। उसके साथ ही साथ हमें 20 पिलर्ड हॉल मिला है, जिसका कोई पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल यूज़ रहता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको इन डिटेल समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ न समझ में आए, कोई चीज़ जो आपको क्लियर न हुई हो, आप कमेंट सेक्शंस में अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। उन कमेंट्स को हम पढ़ के आपके यथोचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत लाभकारी साबित हों। कोई चीज़ जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई और चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी सभी क्वेरीज का समाधान हो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे फिट एंड कंटिन्यू लर्निंग।